जब माँ बाप का तन और मन समर्पण में डूबा है तो औलाद कैसे पीछे रह सकती है। भाई साहब, आपने इसे हमारे घर की शोभा बनाकर हमें वो सौगात दी है, हम 7 जन्म तक आपका कर्ज नहीं चुका पाएंगे। मैं गांव से आई हुई एक सीधी साधी लड़की जरूर हूँ, लेकिन अभी भी मेरे तरकश में वो तीर बाकी है कि जिसके चलते ही तुम तो क्या, तुम्हारे ईशान भी हक्के बक्के रह जाएंगे। तो आकांक्षा की बात सच साबित हो रही। हाँ सर, डॉक्टर साहब ने इसके पहले कभी भी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं की थी। आज तो बिल्कुल मुझे लहमे ही नहीं लग रहे थे। हाँ सर, मैंने पहले कभी माधव साहब को इतना हताश और निराश नहीं देखा। चड्डा जी, दरअसल ये तो मिस्टर माथुर को भी अंदाजा नहीं होगा कि ये हियरिंग पर्सनल मैटर्स पे चली जाएगी। तो देखा जाए तो हमारे लिए भी ये सरप्राइज ही था। लेकिन सर, इस केस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हमने उनको दिए थे, इसके बावजूद भी उसे उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया। हाँ श्रीवास्तव, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि एक इंसानी भूल थी, और इंसानी भूल तो किसी से भी हो सकती है ना। ये हम सबको याद रखना चाहिए कि माथुर साहब ने हमें बड़े बड़े केस जितवाए, और एक दिन की हियरिंग पे छोटी सी गलती की वजह से हमें उनकी काबिलियत और उनकी लॉयल्टी, इन दोनों पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। वो तो ठीक है बाबूजी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि हमसे कहीं ना कहीं कुछ तो बहुत बड़ी गलती हो रही है। जो हमें दिखाई भी नहीं दे रही और हम उसे बार बार दोहरा भी रहे हैं। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना बाबूजी? तुम्हारी बात मैं बड़े अच्छे से समझ रहा हूं रणबीर, इसीलिए अगली डेट के आने से पहले जहां हमें उनकी दलीलों को काटने की तैयारी करनी है, वहीं दोबारा अपने आप को जांचने और परखने की भी जरूरत है कि हम कहां गलत हैं। और ये बात मुझ पर, तुम पर, श्रीवास्तव जी पे, चड्डा जी पे और हर उस व्यक्ति पे लागू होती है जो इस केस से और इस प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इस वक्त तान्या का फोन। हेलो। हेलो मामी जी। हाँ बोलो तान्या पुत्र, कुछ खास बात थी क्या जो इस समय फोन किया? मामी जी, आज सिमरन आई थी। सिमरन आई? और क्यों? वो चाहती थी कि ईशान केस वापस ले ले और सारी बातों को बातचीत करके सुलझा लिया जाए। ये गलती मत करना पुत्र, सिमरन को ईशान से अकेले में बात मत करने देना, नहीं तो वो ईशान को अपनी बातों में उलझा लेगी। और वैसे भी मेरा ईशान पुत्र है भी सीधा साधा। उसकी फिक्र मत कीजिए मामी जी, वो सब मैं संभालूंगी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो तेरे को इस वक्त फोन करना पड़ा? वो जाते जाते मुझे धमकी देकर गई है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो वो लास्ट मिनट पे यूज करके हारी बाजी को जीत सकती है। बस यही मेरी टेंशन की रीजन है। उस गांव की लड़की के पास ऐसा क्या होगा? यही मैंने भी सोचा था, लेकिन दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आप प्लीज पता लगाइए कि उसके पास ऐसा क्या है कि वो इतनी कॉन्फिडेंट लग रही थी। ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, पर तो फिक्र मत कर, हैं? मैं पता लगा कर बताती हूँ। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। क्या हो रहा है परजाई जी? फोन पे बात कर रही थी और क्या? वो तो मैंने देख लिया, पर ये बताइए आप किससे बात कर रही थी?
सुखी, मैं क्यों बताऊं कि मैं किससे बात कर रही थी? क्या मैंने तुमसे कभी पूछा कि तुम किससे फोन पे बात करती हो? ये मेरा पर्सनल मामला है। पर्सनल मामला तब तक होता है परजाई जी जब तक उस कॉल से कार की शांति ना भंग हो, और जब कार की बातें बाहर जाने लगे तो वो कॉल पर्सनल नहीं रह जाती। तुम्हारा मतबल क्या है सुखी? है कि मैं घर की बातें बाहर लेके जाती हूँ? और मैं घर की बातें बाहर लेकर क्यों जाऊंगी? उसमें हमारा क्या फायदा है? हाँ, घर की बातें कौन बाहर लेकर जाता है कहो तो मैं सबके सामने बता दूं। आप क्या कहना चाहती हैं? सुखी, मैं वही कहना चाहती हूँ जो मैंने देखा और सुना है। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले ना अपना गिरेबान झांक कर देख लो। मुझे साफ पता है कि तुम फोन पर छुप छुप कर बातें किससे करती हो, और फोन आने पर उठकर चली जाती हो। है? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने का अंजाम ठीक नहीं होगा। आपकी ये धमकियां मुझ पर नहीं चलेंगी परजाई जी। आपको बताना ही पड़ेगा आप किससे बात कर रही हैं। अगर हम सब ना तुम पर इतने भारी पड़ रहे हैं तो बोलो, है? हम बोरिया बिस्तर लेकर चले जाते वापस भटिंडा, पर मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगाना बंद कर दो। मैंने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। अरे मैंने अभी तक ऐसा कुछ कहा ही नहीं जिससे आप पर कोई इल्जाम लगे। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप किससे बात कर रहे थे। आप ही बात का बतंगड़ बना रहे हो। और रही बात मेरी कि मैं किससे छिपकर बात कर रही थी, मैं छिपकर अपने बेटे ईशान से बात करती हूँ। जिसे सबने पराया कर दिया है। मैं कैसे भूल जाऊं वो मेरा चाया है। मैं मां हूं उसकी। नहीं रह सकती उसके बिना, इसलिए उससे बात कर लेती हूँ। और इन्हें बुरा ना लगे इसलिए मैं इन सब से छुपा कर रखा। हाय ओए मेरी बहना, है? अब मैं कोई किसी गैर से बात कर रही थी, है? मैं भी तो तेरे जाए से ही बात कर रही थी ना, जिसे मैंने अपनी गोद में खिला के बड़ा किया। ना विश्वास हो ना तो ये देख ले नंबर। तान्या, तान्या, तुम यहाँ बैठी हो तो जवाब तो दो। हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। प्लीज ईशान, मुझसे बात मत करो। मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। खाना माइक्रोवेव में रखा हुआ है, गर्म करके खा लेना। मैं सोने जा रही हूँ।
दूसरों को अपसेट करने वाली तान्या आज खुद इतनी अपसेट है। इट्स सरप्राइजिंग। मुझे भी तो पता चले ऐसा कौन हिम्मत वाला आ गया। मामी जी का फोन आया था क्या? कहीं उन्होंने तुम्हें अपसेट तो नहीं कर दिया कोई खबर सुना के? तो क्या अक्कू से बात हुई? भाई मेरी समझ में तो वही एक है जो तुम्हें थोड़ी बहुत टेंशन दे पाई है या दे सकती है। वो बेचारी तो 100 बार सोचेगी मुझे फोन करने से पहले। उसकी हिम्मत इतने नहीं है। तो फिर कौन? वो आई थी तुम्हारी so called ex fiancé। कौन? वो सिमरन? हाँ वही। सिमरन और तुम्हारे पास वो भला क्यों आएगी? जबकि आज तक तुम दोनों की आपस में ढंग से बात भी नहीं हुई है, तो वो क्यों आएगी? वो तुमसे मिलने आई थी और उसे मैं मिल गई। मुझसे मिलने? वो भला मुझसे मिलने क्यों आएगी? ये तुम्हारे घर वालों का एक नया गेम प्लान है। पहले वो आकांक्षा को भेजते थे, अब उन्होंने इस गवार को आगे कर दिया है। अब कल शायद तुम्हारी माँ आएंगी तुम्हें समझाने के लिए। उन लोगों को ये एहसास हो गया है कि हमारा कोर्ट केस बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए अब वो तुम्हें इमोशनली एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और तुम्हें क्या लगता है उनके करने से मैं इमोशनली एक्सप्लॉइट हो जाऊंगा? अरे जब शादी वाले मामले में वो लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना पाए, तो अब क्या कर लेंगे? आई नो ईशान कि वो तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकते, लेकिन तुम्हारे डैड को शायद ये बात समझ में नहीं आई है और वे अभी भी अपने पुराने तीर चलाने में लगे हुए हैं। नहीं था, मुझे नहीं लगता कि बाबूजी ऐसी कोई कोशिश करेंगे। मैं उन्हें तुमसे बेहतर जानता हूं। वैसे क्या कह रही थी सिमरन? और क्या कहती? क्या कहती वो? यही कह रही थी कि अपना केस वापस ले लो, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा वगैरह वगैरह। और तुम उसकी बातों को सीरियसली लेकर अपना मूड खराब कर बैठी। अरे वो ठहरी गांव देहात की लड़की, उसे क्या मालूम बिजनेस और कोर्ट कचहरी क्या होता है। बस ऐसे ही तुम्हें समझाने या धमकाने आ गई होगी। अरे अगर ऐसी ही बात होती तो मुझे इतनी टेंशन क्यों होती? लेकिन वो जो जाते जाते कह गई है वो है मेरी टेंशन का रीजन। ऐसा क्या कहा उसने? वो कह रही थी कि उसके तर्कस में अभी भी एक ऐसा तीर बाकी है जो अगर उसने चला दिया तो बाजी बिल्कुल पलट जाएगी। और तुमने उसकी बातों को सीरियसली ले लिया? तान्या वो गांव वाले, उन्हें बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है और तुम बेकार में चिंता कर रही हो। चलो खाना खा, मुझे मालूम है तुमने भी खाना नहीं खाया। चलो कम। लेकिन बाबूजी सब कुछ एकदम से ऐसे पलट जाएगा, इस बात की मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। पुत्र जी, आप तो कह रहे थे कि कानून के हिसाब से आपका ये केस बहुत ही मजबूत है और आप ये केस हर हाल में जीत जाएंगे। आप सही कह रहे हैं बलदेव अंकल, कानून के हिसाब से ये केस हमारे ही पक्ष में होना चाहिए था, पर कुछ कानूनी पुख्तों और ईशान भैया के वकीलों द्वारा बनाए हुए सबूतों के दम पर उन्होंने ये केस अपनी ओर मोड़ लिया है। इसलिए इस वक्त ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है
कि इस केस का ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल तो मुझे इस केस का पूरी तरह से झुकाव ईशान भैया के फेवर में ही दिखाई दे रहा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ईशान जी के वकीलों ने इस केस को अपनी तरफ मोड़ लिया? मतलब हमारे वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं? ऐसी बात नहीं है भाभी। दरअसल हमारे वकीलों ने सबूत और दलीलें अभी तक कोर्ट में पेश ही नहीं की हैं। किए होते तो हालात इतने बुरे नहीं होते। अब क्यों नहीं किए ये तो मैं नहीं बता सकती। सबके सब सीनियर्स हैं और उनसे ये सब पूछना अच्छा नहीं लगता। मुझे समझ आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि वो सब के सब बिक गए टोनी के हाथ। बाबूजी ये आप क्या बोल रहे हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? इनफैक्ट ये टीम हमारी सालों से है। कितने सारे केसेस इसी टीम ने हमें जिता कर दिए हैं। इट इज पॉसिबल रणबीर, इट इज पॉसिबल। मुझे तो इस बात की हैरानगी होती है कि मेरा ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया, जबकि मैं जानता था कि टोनी हमारे लोगों को खरीद रहा है। मेरा पूरे का पूरा ध्यान हमारे स्टाफ की तरफ था, यानी श्रीवास्तव, चड्डा और बाकी लोगों की। मेरा एक बार भी ध्यान लीगल टीम की तरफ नहीं गया कि इसमें भी छेद हो सकता है, जबकि मैं ये जानता था कि ये लीगल टीम टोनी ने खड़ी की। आप क्या कह रहे हैं? ओह माय गॉड, ये टीम टोनी ने बनाई थी। यस। अब मुझे समझ में आ गया बाबूजी। उस दिन जब मैंने ऑफिस में इस पॉइंट पर डिस्कस करने की कोशिश की थी तो उन्होंने मुझे क्यों चुप करवा दिया था। क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि इस पॉइंट की ओर मैं आप सबका ध्यान खींचूं। पर वीरू, कोई ना कोई तरीका तो होगा ही ना। अगर हमारे वकील का झुकाव दूसरी पार्टी की तरफ हो जाए या फिर हमें लगे कि हमें हमारा वकील बदलना है, तो अदालत में कोई ना कोई तरीका तो होगा ही ना जिससे हम अपना वकील बदल सकें। तरीका है, लेकिन आज जब पूरी मार्केट में ये पता है कि ये केस हमारे पक्ष में नहीं है, तो ऐसा कौन सा आदमी होगा जो इस केस में हाथ डालेगा और अपना नाम खराब करेगा? चलो, कोई आदमी मिल भी जाता है, फिर भी उसको इसके लिए स्टडी करने के लिए टाइम चाहिए, जानने के लिए टाइम चाहिए जो नहीं है। चलो वो भी हो जाता है, तब भी हमें कैसे यकीन होगा कि वो आदमी जो इसमें इन्वॉल्व होगा वो टोनी के हाथों नहीं बिकेगा? एक वकील है। वकील है? कौन है? ऐसा कौन सा वकील है इस शहर में जिसे मैं नहीं जानता और तुम जानती? बाबूजी, जानते तो आप भी हैं उसे। बस ये वही बात हो गई कि चिराग तले अंधेरा होता है। पुत्र, पहेलियां मत बुझाओ,
अब उस वकील का नाम बताओ। बाबूजी, वो है हमारी अक्कू। नहीं पुत्र, नहीं, अक्कू नहीं हो सकती। अक्कू अंडर ट्रेनिंग है। वैसे भी इसने कोई इंडिपेंडेंट केस लड़ा नहीं है आज तक, और सामने ओपी अग्रवाल जैसा घाघ वकील है। बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल। इज पॉसिबल बाबूजी। आप ही कहते हैं ना कि कोई भी केस लड़ने के लिए दिमाग या काबिलियत नहीं, बल्कि दिल और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। और बाबूजी, हमारी अक्कू तो फर्स्ट डे से इस केस की स्टडी कर रही है, बल्कि इसने तो कंपनी एक्ट पर थीसिस भी कंप्लीट कर ली है। अक्कू की काबिलियत पर शक है, और सबसे बड़ी बात बाबूजी कि अक्कू टोनी तो क्या किसी के हाथों नहीं बिक सकती। और वैसे भी बाबूजी, ऐसे में अक्कू से अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है हमारे लिए। भाई बात अपनी जगह ठीक है सिमरन, लेकिन कोर्ट में दूसरे टेक्निकल हथकंडे भी तो होते हैं जो कि एक्सपीरियंस से आते हैं, जिनसे कि हमारी अक्कू अभी तक अनजान है। रणबीर ठीक कह रहा है पुत्र। माना कि हमारी अक्कू बहुत काबिल है, पर तजुर्बा भी कोई चीज होती है ना। मैं तो कहता हूं वीरू, ये दांव खेल कर देख लो। सिमरन सही कह रही है, अक्कू ने इस केस को पूरी तरह से समझा हुआ है। भाई, इस केस को समझने में दूसरा वकील जितना वक्त लगाएगा, उतने में तो अक्कू केस जीत के भी वापस आ जाएगी। बलदेव, ऐसा नहीं है। ये सब कहना बड़ा आसान लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। मैं जानता हूं कि ये केस उनका है और ये टेंशन भी उनकी है, लेकिन मेरी चिंता का कारण है कि मिस्टर माथुर के बाद कौन। ओह ग्रेट टॉनी, तुम तो सचमुच बहुत दूर की सोचते हो। तानिया माथुर बिक गया था, इसलिए हमने पिछली डेट पर एडवांटेज ले लिया, लेकिन अब अगर उसकी जगह कोई बड़ा और ईमानदार वकील आ गया तो ओपी अग्रवाल के लिए सचमुच बहुत मुश्किल हो जाएगी, और यही मेरी चिंता का कारण है।